पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से पावर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, और आज हम कोलिजन से बात करने वाले हैं। पार्ट 6 से आएगी ऐसी है। तो कोलिजन की बात हमारी 9th में भी हो गई थी, वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बात होने वाली है कि वी स्टडी मोशन चेंज इन पोजिशन, और एट द सेम टाइम वी ट्राई टू डिस्कवर फिजिकल क्वान्टिटीज़ ना, जो कि फिजिकल प्रोसेस में चेंज नहीं होती है। तो लॉ ऑफ मोमेंटम आता है, एनर्जी कंजर्वेशन जो होते हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। इन दिस सेशन वी शैल अप्लाई दिस लॉज टू कॉमनली इनकाउंटर फिनोमेना नेमली कोलिजन। तो कोलिजन में हम इनको यूज़ करेंगे, इन लॉज को। सेवरल गेम्स सच एज बिलरेड्स। बिलरेड्स क्या होता है? वो जो जिसमें बॉल को मारते हैं एक उससे स्टिक से। मार्बल्स और कैरम इन्वॉल्व कोलिजन, है ना। तो वी शैल स्टडी कोलिजन ऑफ टू मासेस। दो मास ले लेते हैं, m1 और m2। m1 इज मूविंग विद स्पीड vli, the subscript I implies initial. We then consider m2 to be at rest. No loss of journality is involved in making such a selection. In this situation the mass m1 collide with stationary mass m2। तो हुआ क्या, एक मास रखा हुआ था और उसके साथ कोलाइड कर गया m1, क्योंकि जो कि स्पीड में था। तो इस सिचुएशन में द मास m1 कोलाइड विद द स्टेशनरी मास m2। और ये फिगर में 6.10 में दिखाया है कि y और x एक्सिस के अकॉर्ड में यहाँ पे आपको दो एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, m1 और m2 के जाने का। तुम देखते होगे कि जब बॉल को हिट करते हैं एक स्टिक से तो उससे किस तरह से जाता है ना। तो m2 निकल गया v2f स्पीड से और m1 निकल गया v1f स्पीड से, यानी फाइनल स्पीड ऑफ v1। ठीक है, m2 की स्पीड शुरू में कितनी थी? 0 थी। तो द मास m1 m2 फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, उनके रिलेशनशिप को देखते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को समझते हैं। इन ऑल कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। वन कैन आर्ग्यू this as follows: when two objects collide, the mutual repulsive force acting over the collision time delta t causes a change in their respective momenta। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है ओवर द कोलिजन टाइम डेल्टा टी, कॉज करता है चेंज को, है ना। अभी क्या हो रहा है? इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है और डेल्टा टी टाइम के लिए तो चेंज आया है रिपल्सिव मोमेंटम में। तो डेल्टा पी इक्वल टू f1 ड्यू टू फ्रॉम 1 ऑन 2 डेल्टा टी। ठीक है, मोमेंटम ऑफ 2 क्या होगा? फ्रॉम 2 ऑन 1 डेल्टा टी। जहाँ पे f12 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकेंड वन, है ना। लाइकवाइज दूसरा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ दोनों को क्या कहता है कि f12 इक्वल टू माइनस f21 होगा। इम्प्लाई करता है कि मोमेंटम का चेंज जो है वो ज़ीरो है। तो अबव कंक्लूजन इज़ ट्रू इवन दो फोर्स वेरी इन अ कॉम्प्लेक्स फैशन ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम डेल्टा टी। सिंस द थर्ड लॉ इज़ ट्रू at every instant, the total impulse on the first object is equal and opposite on that on the second। equal और opposite रहेगा। तो on the other hand the total kinetic energy of the system is not necessarily conserved, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कंजर्व ना हो, क्योंकि डिफॉर्मेशन या इम्पैक्ट आ जाता है। तुमने कभी लेट से चिकनी मिट्टी होती है, क्ले को अगर तुम फेंकोगे तो वो बाउंस बैक होके तो नहीं आती, डिफॉर्म हो जाती है ना। तो वहाँ डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे इनइलास्टिक होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अ यूजफुल वे टू विजुअलाइज द डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन इज कंप्रेस्ड स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इफ कोलिजन इज इन टर्म ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग कनेक्टिंग द टू मास रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट लॉस इन एनर्जी। ठीक है, तो if the spring connecting the two masses regain its original shape without loss of energy, then initial kinetic is equal to final kinetic energy। But kinetic energy due to collision delta time is not constant।
कोलिजन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है ना. सच ए कोलिजन कॉल इलास्टिक कोलिजन. ऑन द अदर हैंड इलास्टिक कोलिजन देखो क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है. ये बात हमें समझ में आती है जब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा होता है ना. मगर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन एट टाइम डेल्टा टी इज़ नॉट कांस्टेंट. एक छोटा सा उदाहरण देख लो इन इलास्टिक वाला भी. इन अदर हैंड डिफॉर्मेशन मे नॉट बी relieved and the two bodies could move together after collision. The collision in which the two particles move together after collision is called completely inelastic collision. inelastic कहेंगे इसको, ठीक है, जिसमें दोनों बॉडी आपस में मूव करना शुरू हो जाती हैं. तो in intermediate case where the deformation is partially relieved and some of the initial kinetic energy loss is more common and appropriately called inelastic collision. देखो inelastic collision क्या होता है, जो भी हो रहा है यहाँ पे फिगर 6.10 में. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ख़त्म, है ना. मतलब कम्प्लीटली इलास्टिक में क्या होता है कि कोलिजन हो रहा है और दोनों ही पार्टिकल आपस में मूव करना शुरू होगा टकराने के बाद भी. मगर हम ऐसा कहाँ देखते हैं. हम देखते हैं जैसे तुमने एक टेनिस की बॉल को फेंका और तुम्हारे पास वापस आई, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है. ऐसा होता है. मतलब तुम्हें अगर दिखनी पता नहीं चल रहा होगा तो तुम जान से फेंकते हो, तो ऐसा नहीं है कि उतनी ही जान से तुम पे आएगी, थोड़ी सी कम लग सकती है. तो उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. कोलिजन इन 1D देख लेते हैं, ठीक है. कंसीडर फर्स्ट अ कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन. मान लेते हैं कि कम्प्लीटली इलास्टिक है, ठीक है. मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद भी. तो θ1 = θ2 0 मान लेते हैं. m1, ये थोड़ा कन्वेंशन देख लेना, जब पेपर में डायग्राम बनाओ तो उसके अकॉर्डिंगली करना, ठीक है. तो दोनों थीटा को 0 मान लिया, यानी लीनियर है ना. क्या देखो 1 डायमेंशन में क्या होता है, क्या उसमें एक्स वाई एक्सेस होते हैं, नहीं, है ना. तो अभी 1D की बात हो रही है तो एंगल तो 0 होंगी. तो m1 VLI इज इक्वल्स टू m1 + m2 VF. हुआ क्या, मैंने तुझे धक्का दिया. देख ऐसा होता है कि मैं भागता हुआ आया, तेरे को पकड़ लिया मैंने, अब दोनों गिरे हैं, ठीक है, साथ में. तो ऐसा कुछ समझ लेना. तो इनिशियली मेरी स्पीड थी, तू तो खड़ा ही था, है ना. या थोड़े रिस्पेक्ट के साथ बोलें कि इनिशियली मेरी स्पीड थी और आप खड़े ही थे, और फिर जब दोनों का मास इक्वल हो गया तो दोनों ने कुछ स्पीड गेन करी या कम हुई. जैसे मैं अगर बहुत तेज़ी से भागता हुआ आ रहा हूँ तो तुमसे टकरा के फिर हम स्लो हो जाएंगे ना, दोनों गिरेंगे जब, है ना, मतलब आगे धक्का होगा तो ऐसा कुछ हो रहा है. तो हमारे फाइनल वेलोसिटी, ये मोमेंटम का कंजर्वेशन था हमारा, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी हम दोनों की सेम रहेगी, ये बात तो तय है, क्योंकि मैंने तुम्हें वेलोसिटी दी है. इक्वल टू m1/m1 + m2 VLI. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन इज डेल्टा के इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है. बस मास का कॉन्सेप्ट देख लेना. ऐसा हो रहा है कि पहले दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, जब टकराए तो आपस में ही मिल गए, ऐसा कह लो, ठीक है. तो हमने इक्वेशन का यूज़ किया, VF को वैल्यू पुट करी हमने, तो हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले जिसको हमने इस फॉर्म में दिखाया, ठीक है. तो ये हाफ m1 m2 ये देख लेना. तो विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव है ना. कंसीडर नेक्स्ट एन इलास्टिक कोलिजन. एक इलास्टिक कोलिजन वाला भी देख लेते हैं. यूजिंग द अबव नोमेनक्लेचर, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. वहाँ पे हमने मोमेंटम का कंजर्वेशन करा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का. तो m1 VLI इक्वल टू m1 VLF प्लस m2 V2F. इनिशियली क्या हुआ था कि एक मास के पास अपनी वेलोसिटी थी, दूसरे के पास नहीं थी. फाइनली क्या हुआ, एक के पास अपनी वेलोसिटी आ गई, दूसरे के पास अपनी आ गई, है ना.
ये तो था मोमेंटम का कंजर्वेशन। हाफ एम वी स्क्वायर वाला करा तो हाफ से हाफ सारे कट गए। अब दोनों इक्वेशन को कंप्यूट करा तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है कि V2F इक्वल टू VLI प्लस V1F। हुआ क्या कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास, सेकंड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वो जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट होगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड कि V1 और V2 फाइनल ये आ गए। दस अननोन। देखो तुम ऐसे सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स हो रही है इक्वेशन, क्या हो रहा है, तुम्हें तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, या फिर तुम इसको फटाफट से बना भी सकते हो इस इक्वेशन को। ठीक है, अननोन आर ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ नोन्स। ठीक है, नोन क्या है, दोनों के मास पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है। सो स्पेशल केस ऑफ और एनालिसिस आर इंटरेस्टिंग। स्पेशल केस देखने से पहले मैं तुम्हें एक बात और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने शायद कंफर्म नहीं किया जब पीछे बोला था। तो इलास्टिक कोलिजन में दोनों टकराते हैं। ये वाला जो फिगर दिख रही है ना, ये इलास्टिक कोलिजन है। जैसे इलास्टिक रबड़ बैंड होता है ना, वैसा। अगर दोनों टकरा रहे हैं तो फिर दोनों मूव करेंगे अपनी अपनी वेलोसिटी से, इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक यानी जैसे तुमने क्ले को फेंका दीवार पे, कंप्लीटली इलास्टिक है, दीवार पे ही चिपक गया, बैक आया ही नहीं, है ना। हम अपनी लाइफ में इन इलास्टिक कोलिजन बहुत देखते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दीवार पे मारो तो स्पीड कम हो जाती है, मगर देखो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट मिलके एक बन जाते हैं। कह रहे हैं ना, अ कोलिजन इन विच द टू पार्टिकल्स मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। इसको याद रखने कैसे बोल सकते हैं कि अगर तुमने क्ले फेंकी एक दीवार पे, तो दीवार पे ही चिपक गई, अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब दीवार स्ट्रॉन्ग है तो फिर मूव ही नहीं कर रहे हैं, बस वो दोनों M1 प्लस M2 हो गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल केसेस पे, ये भी देखते हैं अभी क्या है। एन एक्सपेरिमेंट ऑन हेड ऑन कोलिजन केस है हमारा। इफ़ द टू मासेस आर इक्वल, ऐसा भी होता है जब दो मासेस इक्वल होंगी तो V1 फाइनल जो होगी जीरो हो जाएगी। ध्यान देना, मज़ा आ रहा है। V2 फाइनल जो हो जाएगी VLI हो जाएगी। यही होता है हमारा ब्रिलेट्स के केस में। क्या होता है, जैसे तुम सुना होगा तुमने, क्या कहते हैं, पोलो, जो भी कहते हैं, एक टेबल बनी होती है ग्रीन कलर की, है ना, अंदर से, और ये बड़ी सी स्टिक होती है, उससे बॉल पे ठोकर मारते हैं तो सबका मास इक्वल होता है। तो क्या होता है, ठोकर मारने के बाद अगर तुमने 90 डिग्री पे एग्जैक्ट, मतलब परपेंडिकुलरली ठोकर मारा है, तो तुम्हारी बॉल जिससे ठोकर लगी है वो रुक जाएगी, दूसरी वाली मूव कर जाएगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ पोजीशन है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन जो हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी, सेकंड जो हो जाएगी इनिशियल वाली उसकी आ जाएगी। केस टू, अगर इफ़ इन वन मास डोमिनेट्स, अगर मान लो M2 बहुत ज़्यादा है। हाँ, ऐसा देखो, मान लो कि नोबिता ने जियान को मुक्का मारा, जियान को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जियान तो वहीं खड़ा रहा, नोबिता पीछे बाउंस बैक कर गया। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं मजाक में चिढ़ाने के लिए कि भाई तू मोटा है तो तेरे को मारूंगा तो मैं ही पीछे गिर जाऊँ, है ना। तो वो ये वाला केस है। तो हैवीएस्ट मास अनडिस्टर्ब, और लाइटर मास जो होता है वो रिवर्स जा लेता है, दीवार पे मारोगे तो टकरा के बॉल आएगी। ये वाला केस था हमारा दीवार का। ठीक है, एक छोटा सा ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एन एक्सपेरिमेंट ऑन हेड ऑन कोलिजन, इन परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन कोलिजन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस वी फेस 3 डिफ़िकल्टीज़। जब हम कोलिजन की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हमें 3 दिक्कतें आती है। वन, देयर विल बी अ फ्रिक्शन एंड बॉडी विल नॉट ट्रैवल इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फ्रिक्शन होने की वजह से बॉडी ट्रैवल नहीं करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। कैसे समझ में आ रहा है, तुम साइकिल का पहिया घुमाते हो, एक बार तुमने साइकिल की बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दी, आगे जाके तुम पैडल रोक दो तो स्पीड कम होती जाती है ना, इवेंचुअली। तो फिर इसका मतलब फ्रिक्शन काम कर रहा था। तो 2 सेकंड
फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि भाई फ्रिक्शन है, बॉडी तो यूनिफॉर्म तो नहीं वेलोसिटी लेगी। सेकंड, if bodies of different sides collide on table, it would be difficult to arrange them for a head-on collision unless their center of mass are at the same height above the surface। बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला। देखो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बोलते हैं ना हमारा शरीर चल रहा है जब तक दिल है हमारे पास, तो वैसे ही एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, हर बॉडी का, इंसानों का, जानवर का, नॉन लिविंग थिंग का। अगर सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास टकराए तभी तो एक्चुअल रिजल्ट दिखेगा, है ना। तो यहाँ दिक्कत आ रही है क्योंकि ऊपर वाले बड़ी बड़ी बॉल का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे है और हम उसको एक एज पे टच कर रहे हैं, समझा। अनइक्वल बॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड है, इट विल बी फेयरली डिफिकल्ट टू मेजर वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। कितना डिफिकल्ट है यार एक वेलोसिटी को बता पाना इनिशियली और आफ्टर कोलिजन कैसी थी, है ना। By performing this experiment in a vertical direction, all the three difficulties vanish। अरे वाह, देख रहे हो, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम सोच रहे थे कि कैसे होगा, मैं क्या करूं कि एक अलग से फट्टा लगाऊं, एक अलग से ऐसा सरफेस लगाऊं जो फ्रिक्शनलेस हो और छोटी बॉल के सेंटर ऑफ मास से बड़ी बॉल वाले टकरा जाएं। ये सब सोच रहा था, तभी इन्होंने बताया कि वर्टिकली करो ना, सारी दिक्कतें हल हो रही हैं। एकदम सही बात है, वैक्यूम में वर्टिकली करो। देखो तो ये चीज़ें सीखनी है तुम्हें, एक अलग डायमेंशन में जाके देखना है। तो टेक 2 बॉल्स, 1 हैवियर, बास्केटबॉल ले लो, एक वॉलीबॉल ले लो, एक टेनिस बॉल ले लो, ठीक है, मतलब बास्केटबॉल और एक टेनिस बॉल। फर्स्ट टेक 2 ओनली द हैवियर बॉल एंड ड्रॉप इट वर्टिकली फ्रॉम सम हाइट। मान लो 1 मीटर से। ये फिज़िक्स वाले सर की भी वो देखी होगी तुमने, वो भी बनाते हैं ऐसे, बॉल के साथ करके दिखाया था। नोट टू विच इट राइजेज, दिस गिव्स द वेलोसिटी नियर द फ्लोर और ग्राउंड जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द बाउंस बाय यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, है ना। v इक्वल टू रूट अंडर 2gh होता है ना, तो ये नोट टू विच इट राइजेज। तो हम देख लेते हैं कितनी हाइट पे जा रही है। हैंस यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं इसको, तो तुम्हें पता चल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ टेक द बिग बॉल एंड स्मॉल बॉल एंड होल्ड इन one over the other with the heavy ball below the lighter one as shown here। Drop them together taking care that they remain together while falling। इसका ध्यान रखना एक साथ ही रहें जब गिर रहे हों। See what happen, you will find that heavier ball rises less than when it was dropped alone while the lighter ball shoot up to about 3 मीटर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर बड़ी बॉल के ऊपर छोटी बॉल रखो तो बड़ी बॉल थोड़ा कम हाइट पे जाएगी, छोटी बॉल उड़ी जाएगी हवा में। विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू होल्ड द बॉल प्रॉपरली सो द लाइटर बॉल राइज वर्टिकली अप डज नॉट फ्लाई साइड वाइज, है ना। इट इज़ हेड ऑन कोलिजन, इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। यू कैन ट्राई टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल विच गिव यू बेस्ट इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल। slowing down neutrons in a nuclear reactor। a neutron of high speed देते हैं 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ते हैं, must be slowed to 10⁻³ मीटर पर सेकेंड so that it can have a huge high probability of interacting with isotope and causing it fission। होता क्या है कि यही काम होता है फ्यूजन में तुम क्या सोचते हो, यूरेनियम पागल है जो ऐसे ही टुकड़ों में टूटेगा। यूरेनियम को खुजली करी जाती है, ठीक है। कौन करता है, ये हमारा न्यूट्रॉन भाई करता है। कैसे, उनकी स्पीड स्लो करके। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने बता दिया है यूजिंग द क्वेश्चन, है ना। तो शो दैट न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन with a light nuclei like deuterium or carbon which has a mass of only few times the neutron mass, है ना। The material made
मेकिंग अप द लाइट न्यूक्ली यूजुअली हैवी वाटर और ग्रेफाइट इज़ कॉल्ड मॉडरेटर। देखो ये तुम्हारे कितने हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, मतलब एक तो जिनको न्यूक्लियर एनर्जीज़ के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है तो उनके लिए कितना अच्छा नॉलेजफुल चीज़ है ये। मॉडरेटर बोलते नहीं है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे पावर प्लांट मान लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट, वहाँ पे मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का यूज़ करा जाता है या ग्रेफाइट का यूज़ करा जाता है। तो क्यों करते हैं वो, कि हमारा न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन हो जाए, है ना, कि यूरेनियम को ट्रिगर कर सके। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि शो कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी को लूज़ कर देगा। एनर्जी को लूज़ करना यानी वेलोसिटी को लूज़ करना। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है यानी वेलोसिटी कम हो रही है, यही तो हम चाहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन अगर हो हमारा ड्यूटेरियम पता है ना, D2O है ना, ड्यूटेरियम या कार्बन के साथ, तो फिर ये दिक्कत हल हो सकती है। तो हम चेक कर लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होती है, ½ mv²। ये LI तुम समझ रहे हो ना। वाइल इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा करा, तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी पे, न्यूट्रॉन की बात हो रही है। फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉसेस दिस, तो while the fractional kinetic energy gained by the moderator nuclei F2 इक्वल टू 1 माइनस F1, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना। इलास्टिक कोलिजन यानी जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। while the fractional kinetic energy, मैंने स्टार्टिंग में शायद अलग बोल दिया था, while the fractional kinetic energy gained by the moderating nuclei K2F by K1I is F2 इक्वल टू 1 माइनस F1, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो 4m1m2 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ गया। 1 केस ऑल्सो वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन दिस, है ना। फॉर ड्यूटेरियम मास कितना होता है, ट्वाइस ऑफ m1, तो वी ऑब्टेन्ड F1 इक्वल टू 1/9 वाइल F2 इक्वल टू 8/9। ऑलमोस्ट 90% ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर टू ड्यूटेरियम ना, 90% चली गई। In practice, however, this number is smaller since head-on collision are rare, है ना। head-on collision बहुत मुश्किल होता है, तुम्हारे सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास टकरा जाए, बहुत रेयर चीज़ है ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। फ्रैक्शन निकाला हमने, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस, स्टार्ट पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी। फ्रैक्शन क्या होता है, मैं बोलूँगा कि वही है, जैसे यहाँ यहीं एग्जांपल देख लो, 1/9 8/9, है ना। ये क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा एनर्जी का फ्रैक्शन हुआ है, कौन सी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो उससे पता चला कि हमारी स्पीड में कितना % चेंज आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, कॉमन सेंस के बेस करता है थोड़ा बहुत फार्मूला पे। तो इफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन देन इट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, इन द केस ऑफ small spherical bodies it is possible if the direction of travel of body 1 passes through the center of body 2 which is at rest। सुना कि बॉडी जो है वो सेंटर पे लगे, दिक्कत ये है कि सेंटर पे ही नहीं लगती। इन जनरल द कोलिजन 2 डायमेंशनल वेयर द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी लाई इन अ प्लेन। जनरली 2 डायमेंशनल होता है काम, 1D में कहाँ काम होता है। कोलिजन इन 2 डायमेंशनल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी समरी भी नेक्स्ट क्लास में ही कर देंगे, पॉइंट टू रिमेंबर भी नेक्स्ट क्लास में ही कर देंगे। आज की क्लास थोड़ी ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ते रहना। ठीक है, मैं पेन कॉपी लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सेस, मगर कोई बात नहीं, जब रिस्पॉन्सेस मिलेंगे तब हम उतना ही एफर्ट डालेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलेंगे और देखने वाले हैं 2D में क्या काम होता है।
ठीक है, तो चलो एसएल वगैरह पढ़ना, बाय।